स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। मैं हूं मानसी दास। मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। Темы, которые затронули в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе обмена мнениями. रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने मॉस्को पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। यूक्रेन संकट पर चर्चा होने की उम्मीद। लेकिन सवाल ये कि शी जिनपिंग के रूस दौरे से क्या होगा हासिल। उनकी विजिट एक ऐसे समय में हो रही है जब उसके पृष्ठभूमि में उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की वार्ता कराई है और उसमें उन्होंने काफी लीड रोल प्ले किया है। पुलिस अब तक कर रही वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाश। लंदन में भारतीय उच्चायोग में लगे तिरंगे को कथित तौर पर उतारने का मामला। कुछ सिख कम्युनिटी के आदमी थे और कुछ लोग येलो खालिस्तान बैनर्स और फ्लैग कैरी कर रहे थे, पर एग्जैक्टली ये लोग कौन थे, उनका क्या एजेंडा था, किसी को भी नहीं पता। होंगी खेल की खबरें भी, लेकिन पहले सुमिरन से सुनते हैं देश दुनिया की खबरें। दो दिन के दौरे पर भारत आए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा, आज जापान के पीएम फूमियो ने मुझे G7 समिट के लिए बुलाया, जो कि मई में हिरोशिमा में होगा। मैंने इसके लिए उन्हें शुक्रिया कहा। किशिदा ने कहा कि पीएम ने उनके न्योते को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। किशिदा ने कहा कि वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के नए प्लान की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं भारत की धरती पर, जो कि हमारा एक मजबूत सहयोगी है, FOIP का नया विजन सामने रखूंगा। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत हुई। यहाँ इकट्ठा हुए किसान ने 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से मिले बातचीत के निमंत्रण के बाद उनसे मुलाकात की और उन्हें 16 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। किसान नेताओं ने कहा कि कृषि मंत्री ने किसानों को बिजली पर सब्सिडी जारी रखने और जिन किसानों की फसल को पश्चिमी विभोक्ष से नुकसान हुआ, उन्हें मुआवजा देने का भरोसा दिया है। थाईलैंड के राजा ने संसद को भंग करने वाले एक सरकारी फरमान का समर्थन किया है। अब मई में देश में चुनाव होंगे। देश के पीएम रिटायर्ड जनरल प्रयुत चन-ओ-चा साल 2014 में सैन्य तख्तापलट के बाद से सत्ता पर बने हुए हैं। चुनाव में उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी हैं पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी, लोकप्रिय अरबपति थकसिन शिनावात्रा की बेटी पेटोंगटान शिवनात्रा की पार्टी ओपिनियन पोल्स में बढ़त बनाती हुई दिख रही हैं। वहीं जनरल प्रयुत ने नई पार्टी तीसरे नंबर पर है। ช่วยกันดำเนินการต่อไปในช่วงการรักษาการให้ดีที่สุดแล้วกันแล้วก็ให้กำลังใจกับรัฐบาลหน้าในการจะทำงานให้มันเข้ากรอบ प्रयुत चान-ओ-चा कह रहे हैं, मैं अंतरिम सरकार का हिस्सा रहते हुए अपना काम करता रहूंगा और देश के हित में जो काम मैंने पद पर रहते हुए किए, उन कामों के लिए मैं आने वाली सरकार की पूरी तरह से मदद करूंगा। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक UBS ने मुश्किल में पड़े अपने प्रतिद्वंदी बैंक क्रेडिट स्विस को टेक ओवर करने का फैसला किया है। ऐलान करते वक्त स्विस नेशनल बैंक ने कहा कि वित्तीय बाजार में आत्मविश्वास बनाए रखने और अर्थव्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को दूर रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। दोनों ही बैंकों को करीब $110 अरब की वित्तीय सहायता भी मिलेगी। साथ ही UBS के चेयर ऑफ बोर्ड कॉम केलर ने कहा, We are committed to making this deal a great success. There are no options in this. हम इस डील को एक बड़ी कामयाबी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और कोई विकल्प नहीं है। ये स्विट्जरलैंड के आर्थिक स्थिति के मद्देनजर बेहद जरूरी है और पूरी दुनिया की आर्थिक सेहत के लिए भी काफी जरूरी है। तो इस डील का ऐलान हुआ है और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा और इससे जुड़े जो भी काम होंगे हम उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। 40 से अधिक देशों के न्याय मंत्री लंदन में बैठक कर रहे हैं। यूक्रेन में युद्ध अपराधों के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा जांच का समर्थन कर रहे हैं। ICC ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया था। साथ ही भारत में कोविड और HCN2 वायरस के कुछ केसेस हैं जो लगातार बढ़ रहे हैं।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। ये कार्यक्रम सप्ताह के 5 दिन सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे bbchiindi.com के लाइव पन्ने के साथ साथ बीबीसी हिंदी के सभी यूट्यूब और फेसबुक पन्ने पर लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। इसे आप बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट सेक्शन में भी सुन सकते हैं। आज आपके साथ मैं हूं मानसी दास। मैं हूं सुमिरन। जहां देश के भीतर खबरों में आज वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह का मामला चर्चा में रहा, वहीं लंदन में भी आज कुछ बड़ी घटना हुई है जिसके बारे में हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन कार्यक्रम शुरू करते हैं रूसी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात से, जो आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइन बनी हुई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं। शी जिनपिंग 3 दिन के रूस के आधिकारिक दौरे पर हैं। आपको पता है 3 दिन पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के गिरफ्तारी के आदेश दिए थे मानसी, और उस घटना के बाद पुतिन से मुलाकात करने वाले पहले नेता जो हैं वो शी जिनपिंग है। और लगातार तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग पहली बार देश से बाहर गए हैं रूस के दौरे पर। अब ऐसे में माना जा रहा है कि रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में अगर पश्चिमी मुल्क उनके दुश्मन के साथ हैं तो शी जिनपिंग शायद इनके साथ हैं, जो मौजूदा दौर के सबसे ताकतवर नेता हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे चीन ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि कोर्ट दोहरे मापदंड अपना रहा है। जी, शी जिनपिंग के मॉस्को के लिए निकलने से पहले चीन के विदेश मंत्री वांग वेनबिन ने कहा, 中方一贯主张对话谈判是解决乌克兰危机的根本出路。国际社会因为 चीन हमेशा से ये मानता रहा है कि यूक्रेन संकट को अगर हल करना है तो रास्ता बातचीत से होकर ही जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सकारात्मक रोल निभाना होगा, और इससे मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से ही निकलेगा। साथ ही साथ शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके, स्थिति जो भी तनावपूर्ण बनी हुई है उसे कम किया जा सके और इस संकट को पूरी तरह से हल किया जा सके। इसकी वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले पर वांग वेनबिन बोलते हैं कि कोर्ट को निष्पक्ष न्यायपूर्ण रुख रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं जिन्हें इम्यूनिटी मिली हुई है उसका सम्मान करना चाहिए, और अपने जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। कोर्ट को अच्छी भावना के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की समझ बनाकर उनका इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए और दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए। आपको पता है सुमिरन, अमेरिकी खुफिया एजेंसी कई बार यह आरोप लगा चुकी है कि चीन रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, और रूस और चीन दोनों ही इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। जी, इस आरोप पर फिर चीनी विदेश मंत्री वांग वेनबिन ने कहा है कि अमेरिका दूसरों के बारे में अफवाह फैलाने से पहले खुद के गिरेबान में देखे, और उनका इशारा जो है वो अब्राम्स टैंकों की तरफ है। आपको पता है अमेरिका ने यूक्रेन को 31 अब्राम्स टैंक देने की बात की है। हालांकि वो अकेला नहीं है, यूक्रेन की मदद यूके, यूरोपीय संघ, जर्मनी, पोलैंड जैसे देश भी कर रहे हैं। जी, मैं एक कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी की 21 फरवरी 2023 की एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें बताया गया था कि यूक्रेन की मदद करने वाले देशों में अमेरिका दूसरों से कहीं आगे है। जहां यूके, यूरोपीय संघ और दूसरे देशों ने यूक्रेन को $5 अरब या फिर उससे कम की मदद की है, वहीं अमेरिका ने यूक्रेन को $46.5 अरब, मतलब इससे 9 गुना वहां तक की मदद की है। आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ सुमिरन, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात है उससे ठीक एक दिन पहले 19 मार्च को चीन और रूस के अखबारों में व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का लेख छपा था। पुतिन का लेख चीनी अखबार में छपा जिसमें उन्होंने शी जिनपिंग को अपना पुराना भरोसेमंद मित्र बताया और लिखा कि अमेरिका की नीति रही है कि वो रूस और चीन समेत ऐसे मुल्कों को रोकने का काम करे जो उसके सामने नहीं झुकते। अमेरिका ने, उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है कि अमेरिका ने हमें यानी रूस को इमीडिएट थ्रेट कहा है और चीन को रणनीतिक तौर पर अहम प्रतिद्वंदी कहा है। और जो लेख शी जिनपिंग ने लिखा है, सुमिरन आपको जानकारी है उसमें क्या लिखा है?
जो लेख शी जिनपिंग ने लिखा है और जो रूस के अखबारों में छपा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि दोनों मुल्कों के बीच व्यापार है वो बड़ा है, दोस्ती बड़ी है, सहयोग और शांति के लिए भी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने यूक्रेन के मुद्दे पर लिखा कि चीन इस मामले में किसी एक के पक्ष में नहीं है, वो न्यूट्रल रहना चाहता है, शांति के हक में है। उन्होंने इसे एक जटिल मुद्दा बताया है जिसका हल भी सामान्य नहीं हो सकता। सुनिए बीजिंग में मौजूद बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल्ड की रिपोर्ट। Both leaders' articles mention the war in Ukraine and both speak about a negotiated settlement. However, they're short on specific measures. स्टीफन मैकडॉनल्ड बता रहे हैं दोनों नेताओं ने अपने लेख में यूक्रेन संकट का जिक्र किया है और दोनों ने इस मुश्किल का चर्चा के रास्ते समाधान की बात की है। हालांकि दोनों ने ये नहीं बताया है कि इसके लिए पहल कौन करेगा और चर्चा शुरू कैसे होगी। शी जिनपिंग ने अपने लेख में कहा है कि अगर सभी पक्ष समान रूप से स्थायी सुरक्षा और सहयोग के साथ साथ सभी के भले को नजर में रखकर चर्चा करें तो हल निकल सकता है। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन का जो लेख है वो पीपल्स डेली में छपा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पश्चिमी मुल्क अपना प्रभुत्व खो रहे हैं। उनका इशारा अमेरिका की तरफ है। उन्होंने लिखा है कि यूक्रेन मसले पर उनका देश कूटनीतिक चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन ये तभी संभव है अगर दूसरा पक्ष भी बातचीत में गंभीरता से तैयार हो। आपको पता है सुमिरन, युद्ध को 1 साल से अधिक का वक्त हो चुका है और दोनों पक्षों में शांति या फिर युद्ध विराम की बात होती नजर नहीं आती। जी, अखबारों के लेख में तो यूक्रेन संकट का जो जिक्र हुआ है, ये बताएं कि क्या यूक्रेन का मुद्दा शी जिनपिंग और पुतिन के बीच चर्चा में रहेगा? सुमिरन, बीते महीने चीन ने चाइनीज पोजीशन ऑन पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ यूक्रेन क्राइसिस करके एक पेपर पेश किया था, जिसे उसने कहा था कि ये हमारी तरफ से एक शांति का प्रस्ताव है। उसने इसमें रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करने की बात की थी, यूक्रेन के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन्हें हटाने की बात की थी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन की भी बात की थी। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चीन इसे लेकर बातचीत आगे बढ़ा सकता है। जी, हालांकि इसमें ये बात भी गौर करने वाली है कि चीन ने जो पीस प्लान दिया है उसमें उसने ये कभी नहीं कहा है कि रूस को यूक्रेन से अपनी सेना हटा लेनी चाहिए। साथ ही इसमें जिन प्रतिबंधों का जिक्र है उन्हें एक तरफा प्रतिबंध कहा गया है और दोनों नेताओं के बीच इस दौरे में यूक्रेन को लेकर बात हो सकती है। ये कहा है दिमित्री पेस्केव ने, जो रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं। Темы, которые затронули в этом плане, конечно же, будут затрагиваться неминуемо в ходе दिमित्री पेस्केव कह रहे हैं कि इस योजना में जो बातें कही गई हैं यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा के वक्त वो जरूर शामिल की जाएंगी। यूक्रेन पर चर्चा जरूर होगी। राष्ट्रपति पुतिन युद्ध की ताज़ा स्थिति के बारे में चीनी राष्ट्रपति को जानकारी देंगे ताकि उन्हें सीधे तौर पर रूस का पक्ष पता हो। सुमिरन, मैंने भी ये समझने की कोशिश की कि क्या इस मुलाकात के कुछ नतीजे निकलेंगे, और ये सवाल मैंने किया दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। और सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा कि आईआईसी के आदेश के बाद शी जिनपिंग का रूस दौरा दिखाता क्या है। देखिए, आईसीसी के संदर्भ में अगर इस विजिट को देखें तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आईसीसी के एक तो न मेंबर चाइना है, न अमेरिका है, न रूस है, न यूक्रेन है। लेकिन आईसीसी के मेंबर स्टेट जहां हैं वहां अगर कोई भी आईसीसी का भगोड़ा या जिस पे वारंट जारी किया है वहां जाए तो उसमें दिक्कत हो सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे 2015 में साउथ अफ्रीका जाने वाले थे ओमर बशीर, उनके अगेंस्ट आईसीसी का वारंट था। साउथ अफ्रीका उसका मेंबर होते हुए भी उसकी तामील नहीं की। सिटिंग प्रेसिडेंट को एक तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, इसलिए भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो आईसीसी से इसको जोड़ के देखना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। हाँ, ये हो सकता है कि 20 साल बाद जब रूस में हालात बदल जाएं तब की बात है। इसका एक इंटरनेशनल मॉरल इम्प्लीकेशन है जो पुतिन के साथ रहेगा वो जब भी बाहर जाएंगे। तो फिर शी जिनपिंग की विजिट के क्या मायने हैं? बिकॉज शी जिनपिंग जब तीसरी बार अभी राष्ट्रपति बने हैं, उसके बाद उनके लिए भी ये पहला विदेशी दौरा है जब वो रूस गए हैं। शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन की ये 40वीं 1-to-1 मीटिंग, और 8 बार शी जिनपिंग मॉस्को जा चुके हैं और अपने आप को
पुतिन का बहुत करीबी दोस्त बोलते हैं। 2018 में इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था। तो इनके आपस के जो भूसामरिक संबंध हैं वो काफी नजदीक आएंगे। चीन की लोकल मीडिया ये प्रोजेक्ट करने में लगी है कि ये एक पीस विजिट है, जो उन्होंने ग्लोबल पीस इनिशिएटिव करके जो 12 सूत्री एक प्रपोजल दिया है, जिससे यूक्रेन भी मैं कहूं बहुत हद तक इसके प्रति ओपन है। लेकिन यूक्रेन से अब तक शी जिनपिंग की बात नहीं हुई है। लेकिन यूक्रेन ये भी जानता है कि जब पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन होगा तब चीन की मांग बढ़ेगी या चीन के उनके जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी। चीन उस समय इन्वेस्ट करना चाहता है, इसलिए जेलेंस्की भी अभी ओपन है। तो इसको ज्यादातर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि उनकी विजिट एक ऐसे समय में हो रही है जब इसके पृष्ठभूमि में उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान की वार्ता कराई है और उसमें उन्होंने काफी लीड रोल प्ले किया है। तो ये उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, वर्ल्ड ऑडियंस के लिए है, और साथ साथ एक तरह का दोस्ताना संबंध पुतिन और शी जिनपिंग में या वो भी दिखाना चाहते हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि जो युद्ध है वो 1 साल से कहीं ज्यादा उसको वक्त हो चुका है। इस बीच न तो यूक्रेन बातचीत की मेज तक आया, न रूस बातचीत की मेज तक आया। अगर किसी में दोनों की सहमति बनी तो वो था अनाज डील, भले ही वो यूएन की मध्यस्थता में हुई हो। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि चीन चूंकि पीस डील एक दे भी रहा है कि शांति का रास्ता आगे निकल सकता है? चीन या शी जिनपिंग के जाने से एक माहौल तो बनेगा रूस में और दुनिया में कि पीस इनिशिएटिव चल रहा है। लेकिन चीन के प्रस्ताव को न नेटो के देश, न यूरोपियन यूनियन, न अमेरिका उसको जायज मानेगा, क्योंकि जब से ये बात होने लगी है कि चीन शायद मध्यस्थता करे, तब से अमेरिका या वेस्ट ने ये दिखाना शुरू कर दिया है कि देखिए चीन जो है उनको एक्टिवली आयुध सप्लाई करेगा। इन्होंने चीन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है, पहली बात। दूसरी बात, चीन को एक पार्टी की तरह भी देखा जा रहा है इस वॉर में कहीं ना कहीं, क्योंकि चीन ने पूरी तरह से इस वॉर को अपोज नहीं किया जो वेस्ट चाहता था वो करना। तीसरा, चीन के जो गैस और ऑयल सप्लाई है चीन में रूस से, वो इन दिनों बढ़े हैं। हालांकि ये इनिशिएटिव अमेरिका के तरफ से ही आना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह से बैक सीट ले चुका है। अमेरिका किसी भी तरह से ये युद्ध को खत्म करने के मूड में नहीं आ रहा है, और यूक्रेन और रूस ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी, ज्यादा से ज्यादा अपने अधिकार क्षेत्र को यूक्रेन में बढ़ाने में लगे हैं। यानी कोई मिनिमलिस्ट पोजीशन नहीं रखा है, सबने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिया है। तो अभी तो इसके आसार कम लग रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस विजिट से न तो रूस के इसमें कोई परिवर्तन आएगा, न चीन के वर्ल्ड व्यू में परिवर्तन आएगा। हालांकि ये वक्त बताएगा, लेकिन बहुत संभव है कि चीन को वेस्ट इसमें लीड नहीं लेने देगा इस पीस इनिशिएटिव में। ये थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज में प्रोफेसर अमिताभ सिंह। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर bbchondi.com के पन्ने पर और बीबीसी हिंदी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव। आगे कार्यक्रम में Apparently, a group of protesters, reached the High Commission of India's building और वहाँ पे वो protest करने लगे. They had loads of banners and loads of flags. लंदन में भारतीय उच्चायोग में लगे तिरंगे को कथित तौर पर उतारने का मामला। बात खेलों की भी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ श्रोताओं की टिप्पणियां ले लेते हैं सुमिरन, जो फेसबुक और यूट्यूब में हमसे जुड़े हैं। बिल्कुल, आप फेसबुक से शुरुआत कर दीजिए, फिर हम यूट्यूब। फेसबुक में प्रोफेसर अमिताभ की जो रिपोर्ट है उसके बारे में सिंहधारा जगजीवन राम ने बोला है कि आसान भाषा में समझा दिया। मनोहर चमोलीच मनु लिखते हैं कि रूस ने कड़ा संदेश दिया है और वो ये बताना चाहता है कि उस पर वैश्विक पाबंदी का असर नहीं पड़ने वाला। जी, और अगर हम यूट्यूब के बारे में बात करें तो मनोहर चमोली जी यहाँ भी हैं और वो कह रहे हैं कि हालात ये हैं कि सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। शायद वो रूस के बारे में बात कर रहे हैं, और कई लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि वो बीबीसी बहुत सालों से सुन रहे हैं। मोहम्मद जावेद अख्तर हैं, वो कह रहे हैं चीन और रूस दोनों को साथ साथ चीन और रूस दोनों के लिए अमेरिका भी एक चैलेंज है। और एक और नाम पढ़ना चाहूँगी, मारूफ अकेला हैं, जो यूट्यूब पे हमारे प्रोग्राम में ऑलमोस्ट सबसे पहले आने वाले कुछ श्रोताओं में से एक हैं। लिखते हैं कि आज तो नाम ले लीजिए।
आगे बढ़ते हैं सुमिरन पॉडकास्ट के दूसरे पड़ाव की तरफ। पंजाब पुलिस वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उन्हें पकड़ नहीं पाई है। पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह गिल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अमृतपाल सिंह अभी भी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें काम कर रही हैं। और मानसी पुलिस के मुताबिक दलजीत सिंह कलसी को अमृतपाल सिंह का करीबी और वारिस पंजाब दे संगठन का फाइनेंसर बताया जा रहा है। पुलिस ने इसके साथ ही अमृतपाल सिंह के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह और उनके ड्राइवर हरप्रीत सिंह ने रविवार रात को आत्मसमर्पण कर दिया। और सीधे चलते हैं बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा के पास। छाबड़ा से संपर्क हो नहीं पा रहा जी, है। जी, हम जी। कुछ देर से वही ट्राई कर रहे थे, संपर्क हो नहीं पा रहा है। जैसे उनसे संपर्क होगा हम उन्हें लाइन पर ले लेंगे, लेकिन उससे पहले कोशिश हम जारी है। अमृतपाल सिंह के बारे में ये बता दें कि बीते दिनों वो अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पंजाब के जो अजनाला थाना है उसका घेराव किया था, और उस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला था। जी, तूफान सिंह एक नाम है जो काफ़ी चर्चा में रहा था। अजनाला मामले में देखा गया था कि अमृतपाल सिंह के कुछ समर्थकों के हाथों में बंदूकें, तलवारें ये सब थी। अमृतपाल की तुलना इस पूरे घटना की तुलना अक्सर 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए जर्नैल सिंह भिंडरावाला के साथ की जाती है। अमृतपाल सिंह की तुलना कुछ लोगों ने भिंडरावाले 2.0 का भी नाम देते हैं। अरविंद छाबड़ा से संपर्क अब तक हो नहीं पा रहा है, तो कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। जी। और मैं आपको ये बताती हूँ कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन में कुछ लोगों के भारतीय उच्चायोग में लगे तिरंगे को कथित तौर पर उतारने की खबर आई आज, जिसके बाद भारत ने दिल्ली में ब्रितानी राजनयिक को तलब किया है। भारत ने ब्रिटिश राजनयिक को रविवार रात तलब किया और सुरक्षा व्यवस्था न होने का स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि लंदन में भारतीय उच्चायोग के खिलाफ अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों की कार्रवाई पर भारत का कड़ा विरोध जताने के लिए उन्हें बुलाया गया है। जी, और अब से कुछ ही देर पहले मैंने इस बारे में और जानकारी जुटाने के लिए लंदन में मौजूद बीबीसी संवाददाता गगन सब्रवाल से बात की। वो बातचीत आप भी सुनिए। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहा था कि आखिर हुआ क्या है लंदन में, कब हुआ ये सब, जिसका जवाब दे रही हैं गगन। ये जो इंसिडेंट हुआ था कल दोपहर को अराउंड 1:30 को हाई कमीशन ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के बाहर हुआ था ना। ये बिल्डिंग लंदन में बेस्ड है और अपेरेंटली ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स रीच द हाई कमीशन ऑफ इंडिया बिल्डिंग और वहाँ पे वो प्रोटेस्ट करने लगे। दे हैड लोड्स ऑफ बैनर्स एंड लोड्स ऑफ फ्लैग्स और मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिन पे कुछ येलो फ्लैग्स थे। जो मेट पुलिस है लंदन की वो 20 मिनट के बाद लोकेशन पहुंची और जब वो वहां पहुंची तब तक ये प्रोटेस्टर्स ने जो इंडिया का जो फ्लैग है हाई कमीशन की बिल्डिंग के सामने जो हॉइस्ट किया गया था उन्होंने वो फ्लैग को निकाला। और ये भी हमें पता चला है कि इन प्रोटेस्टर्स ने हाई कमीशन बिल्डिंग के कुछ विंडोज को भी तोड़ा था और 2 सिक्योरिटी गार्ड जो हाई कमीशन बिल्डिंग के बाहर पहरा दे रहे थे उनको भी चोट लगी है इस इंसिडेंट के बीच। लकीली उनके इंजरीज आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। मैंने आज सुबह पुलिस से बात की और उन्होंने कंफर्म किया कि ऐसा हुआ था। कोई ऐसा गुट है जिसने इस चीज की जिम्मेदारी ली हो? कुछ पता लगा है कि आखिर ये लोग कौन थे और क्या कहना क्या चाहते थे? आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। हमें एग्जैक्टली पता नहीं ये लोग कौन थे। मैंने पुलिस से भी पूछा, उन्होंने बोला हम ये कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि उनको भी नहीं पता ये लोग कौन थे। लेकिन बहुत सारे जो वीडियोस हमने देखे हाई कमीशन की जो स्टाफ है उन्होंने हमसे कुछ वीडियो शेयर किए थे। उन वीडियोस पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ सिख कम्युनिटी के आदमी थे और कुछ लोग येलो खालिस्तान बैनर्स और फ्लैग्स कैरी कर रहे थे। पर एग्जैक्टली ये लोग कौन थे, उनका क्या एजेंडा था, किसी को भी नहीं पता। और सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, पुलिस ने अब तक क्या एक्शन लिया है, कोई रिएक्शन आया हो? पुलिस ने सिर्फ एक इंसान को अरेस्ट किया है, वो करंटली पुलिस कस्टडी में है। पुलिस ने हमें बस इतना बताया है कि वो करंटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। लंदन की जो मेयर है सदीक खान, उन्होंने स्ट्रांगली इस इंसिडेंट को क्रिटिसाइज किया है ट्विटर पे। उन्होंने बोला है कि द वायलेंट डिसऑर्डर एंड वैंडलिज्म दैट टुक प्लेस इन लंदन
I strongly condemn. And उन्होंने ये भी बोला है कि there's no place in our city for this kind of behavior. इसके अलावा जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है to India, एलेक्स जी ने भी इस इंसिडेंट को क्रिटिसाइज किया है और बोला है इट्स डिस्ग्रेसफुल एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल। ये आवाज़ थी लंदन में मौजूद बीबीसी संवाददाता गगन सब्रवाल की, जो बता रही थी आखिर लंदन में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। मानसी, अगर इंडियन डेवलपमेंट की बात इंडिया करें, में भी बिल्कुल आज इंडिया में भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। सिखों के एक समूह ने आज दिल्ली में ब्रितानी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया और वो इसी मामले का विरोध कर रहे थे, जो भारतीय उच्चायोग में लगे तिरंगे को कथित तौर पर उतारने का जो मामला है उसका विरोध कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति को मंजूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, अपने देश से प्यार करते हैं। कुछ लोगों ने लंदन में भारत का अपमान करने की कोशिश की, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में कथित ढील को लेकर ब्रिटिश सरकार की निंदा भी की और पूर्ण सुरक्षा की मांग की। सुमिरन, आज दिल्ली में एक और बड़ी घटना हुई है, वो ये कि संयुक्त किसान मोर्चा की आज रामलीला मैदान में एक रैली थी। आपको याद होगा किसान आंदोलन जब राजधानी की सीमाओं पर काफी दिनों तक, कई हफ्तों तक सीमाओं पर जो है रास्ता जाम करके बैठे थे किसान, और उनकी 3 कृषि जो कानून थे उनको वापस लेने की मांग थी। उन्हीं की आज एक बहुत बड़ी बैठक, एक बड़ा प्रोग्राम था रामलीला मैदान में, और उनका ये कहना है कि वो एक और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं जो पिछली बार के मुकाबले और तेज होगा, क्योंकि सरकार उनकी मांगों पर ढुलमुल रवैया अपना रही है। जी, लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई कि किसान नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने उनकी मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है और इस बीच किसानों और सरकार की जो बातचीत है वो जारी रहेगी। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हनन मोला ने क्या कहा, आइए सुनिए। हमको दोबारा मीटिंग करने के लिए बोला, इशू लेंगे, ये सब बोला, मगर फिर भी ये सरकार जो जिस तरह अतीत में जो किया है वादा खिलाफी, इस बार भी जो पूरा करेगा ऐसा यकीन नहीं है। इसलिए हम जो तय किया भाई, वो बोला हम सरकार चलाता है, आप आंदोलन चलाता है, आपका तो आंदोलन चलाने के लिए इशू लिए करना पड़ेगा, हमको भी सरकारी नीति बनाना पड़ता है, तो हम लोग करेंगे। हम लोग आप अपना काम करो, मगर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे यदि हमारा मांग पूरा ना हो। 30 अप्रैल हम एसकेएम का जनरल बॉडी बुलाया, क्योंकि हम अकेला कोई फैसला नहीं लेंगे। 30 अप्रैल जनरल बॉडी मीटिंग में हम फैसला करेंगे अगले आंदोलन का रूप क्या होगा। पहले बार रूप था दिल्ली घेराव, अगले बार का प्रारूप क्या होगा वो हम 30 अप्रैल तय करेंगे। सुमिरन, ये थे किसान नेता हनान मुल्ला। और अब बात करते हैं 20 साल पहले हुई ये घटना की। 20 मार्च 2003 को अमेरिका और उसके सहयोगी सेना ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन सरकार को गिरा दिया था। अमेरिका का कहना था कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा हैं, लेकिन ज़्यादातर देशों ने इसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई का जो है उसका समर्थन करने से इनकार कर दिया था। आज वहाँ क्या हालात हैं, क्या कुछ बदला? सुनते हैं बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवेन की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजी है हमको बगदाद से। It is a bright spring morning in Baghdad. 20 years ago, its residents hadn't slept much. The Americans had opened the war with huge airstrikes they called shock and awe. Justifications for the invasion turned out आज बगदाद में सुनहरी धूप खिली है। 20 साल पहले इस दिन यहाँ नागरिक सो नहीं पाए थे। अमेरिका ने इराक के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ दिया था, इसे उन्होंने शॉक एंड ऑ कहा था। लेकिन युद्ध शुरू करने को लेकर जो दलील दी गई थी वो सही नहीं साबित हुई। इराक के शासक सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार नहीं मिले और न ही आतंकवादी समूह अल-कायदा के साथ उसके रिश्तों की बात साबित हो पाई। सद्दाम हुसैन को गद्दी से हटाने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि मध्य पूर्व अधिक सुरक्षित हो गया या फिर इराक अधिक गणतांत्रिक हो गया, लेकिन ये युद्ध एक त्रासदी साबित हुआ। इसका असर आज भी यहाँ के लोगों के जीवन पर दिखता है, मध्य पूर्व पर भी इसका असर दिखता है। यहाँ बड़े रक्तपात की शुरुआत हो गई थी जो ना तो अमेरिका की समझ में आया और ना ही ब्रिटेन के। सैकड़ों हजारों इराकियों की जान गई। असल आंकड़ा क्या है ये किसी को नहीं पता। यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हुए और इस बीच यहाँ जिहादी समूहों ने, इस्लामिक स्टेट जैसे जिहादी समूहों ने सर उठाया। देखा जाए तो यहाँ का प्रांतीय संतुलन ईरान के पक्ष में जाता दिखा और रणनीतिक तौर पर इसे आप अमेरिका और ब्रिटेन की हार कह सकते हैं। 20 साल बाद आज भी आलोचक ये सवाल करते हैं कि इराक पर हुए हमले से वाकई
क्या कुछ बदला? ये थे जेरेमी बोवेन बगदाद से, जो इराक पर अमेरिका के हमले की 20 साल पर उन्होंने वहां क्या हालात है वो बता रहे हैं। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। कल अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से हराया। ये इस सीरीज का दूसरा मुकाबला था। सीरीज मानसी अब 1-1 से बराबर है। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज तो रहे विराट कोहली, लेकिन भारत 117 रन ही बना पाई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 121 रन 11 ओवर्स में, और शानदार परफॉर्मेंस रही ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श की। इन दोनों की जोड़ी ने 121 रन बनाए, नॉट आउट रहे। ये मुकाबला हुआ विशाखापट्टनम में। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, डिसाइड किया था वो करेंगे फील्डिंग। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगला मुकाबला 22 मार्च को यानी बुधवार को मुकाबला होगा चेन्नई में। अगर टेनिस की बात करें तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने इंडियन वेल्स जीता और फिर से बन गए वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर, जहां तक मेंस रैंकिंग की बात है। शुक्रिया सिमरन। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली रविशंकर ने। कल शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मानसी दास और सुमिरनप्रीत कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।